प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे आगे हम आज अध्ययन करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था दो स्थितियों का। हमने कल आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो कल हमने अक्षीय स्थिति को कल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस दूसरे वाले कारण को हम देखते हैं। तो चलते हैं आगे, जो दूसरा है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है लंबवत स्थिति, जो द्विध्रुव है उसके लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी क्या हमें ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये है कोई लाइन है, तो इसके ये जो लंबवत ये लाइन है, ये लंबवत जो ये लाइन है, इस लाइन पर हमने क्या करना है, मान लीजिए ए बी लाइन है कोई, और यहाँ पर ये बिंदु P है। तो ये जो P बिंदु है ये हम कहेंगे कि ए बी के लंबवत है, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये बिंदु इसके लंबवत है या निरक्षीय स्थिति में। तो ठीक यहाँ पर हमने यही करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, एक द्विध्रुव है। जैसे हमारे पास हमने कर लिया था ए और बी एक द्विध्रुव है। यहाँ पर ए बिंदु पर कौन सा आवेश हमारा है, यहाँ माइनस क्यू है, और बी बिंदु पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये 2a है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 2a। कल भी हमने यही देखा था, द्विध्रुव हम पढ़ रहे हैं। तो द्विध्रुव में हमारे पास एक द्विध्रुव है, ए बी द्विध्रुव है, उसके ए बिंदु पर ये माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, इतना हमने कल भी देखा था। अब इस द्विध्रुव जो ए बी है, इसका मध्य बिंदु कौन है, यहाँ पर ये मध्य बिंदु क्या ले लिया हमने, ओ ले लिया। मध्य बिंदु कौन ले लिया, ए और बी के ठीक बीच में मध्य बिंदु ओ ले लिया, इसका बीच का बिंदु ले लिया। तो अब ए से ओ तक देखो, ए से बी तक पूरी दूरी कितनी है आपको मालूम है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है, ये आप जानते हैं। तो अब ए से ये ओ मध्य बिंदु हो गया, तो ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसी तरह से ओ से बी तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये क्लियर है, जैसे हमने कल देखा था। मध्य बिंदु लेते हैं। अब क्या करना है आपने, इस द्विध्रुव जो ए बी है इसके ठीक लंबवत 90 अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। जैसा भी हमने बताया कि ये आपके पास अगर ए बी लाइन है और इस पर ये 90 अंश के कोण बनाती हुई लाइन है, तो ये बिंदु P क्या होगा, इस पर लंबवत है, यानी निरक्षीय स्थिति में। तो ठीक यहाँ पर ए बी ये द्विध्रुव है, इसके लंबवत ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर जहाँ पर ये ओ है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये बिंदु P क्या है, इस समय इस द्विध्रुव के लंबवत है, द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत है, या हम कह सकते हैं द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे। निरक्षीय स्थिति मतलब उस लाइन के लंबवत है। तो ये बिंदु P कहाँ हो गया, द्विध्रुव ए बी के लंबवत हो गया, या हम कह सकते हैं बिंदु P द्विध्रुव ए बी के निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर हमने क्या करना है, अब देखो ये दो आवेश हैं आपके पास, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो कल भी हमने क्या किया था, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था बिंदु P पर। यहां पर हमने क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले माइनस क्यू के कारण निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, और फिर पहले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण। इस पहले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो एक एक करके निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर क्या होता है, हमने कल भी सूत्र लिखा था 1/4πε0, और उस स्रोत आवेश से जहां पर आपने निकालना है वैद्युत क्षेत्र वहां तक की दूरी। तो इस स्रोत आवेश यहाँ पर कौन है, प्लस क्यू। इस B से P तक की दूरी कितनी हो गई, BP हो गई। ये B से P तक की दूरी कितनी हो गई है, BP हो गई, B से P तक की दूरी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये E1 बराबर जो ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस प्लस क्यू के कारण, E1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो E1 बराबर लिख देंगे हम 1/4πε0 Q, इस
क्यू आवेश के कारण बटा दूरी बी से पी तक की दूरी, बी से पी तक की दूरी बीपी हो गई, बीपी स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर बीपी स्क्वायर हो जाएगी, दूरी बीपी स्क्वायर है। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगी ना दूरी, यहाँ पर दूरी कुछ और होगी, उसको हम निकालेंगे। अब देखो ये जो आपका त्रिभुज है यहाँ पर, ये पी ओ बी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, ये पी बिंदु हो गया, ये वाला पी, और ये ओ हो गया, और ये बी हो गया, ये बिंदु हो गया। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पर ये मान लीजिए जो कोण बी पर बन रहा है वो कितना है, मान लीजिए थीटा, ये थीटा कोण है। यहाँ पर कितना कोण है, थीटा। ठीक है, चलिए अभी थीटा को नहीं लेते, अभी तो थीटा की आवश्यकता नहीं है। अभी पहले हम इस तरह से ले लेते हैं इसको कि ये बी बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, यहाँ पर ये आपका ओ बिंदु हो गया, और ये पी बिंदु हो गया। ये वाला त्रिभुज हमने लिया, जो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। तो अब देखें ये दूरी कितनी है, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पर कितनी ले रखी है हमने, आर। कितनी दूरी पर है, द्विध्रुव से ये बिंदु पी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर है। और ये ओ से बी तक की दूरी कितनी, ए है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओ से बी तक की दूरी कितनी, ए है, और ये ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो अब ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है तो ये नीचे वाले क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज से ये क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण। जो कर्ण होता है, कर्ण कैसे निकालते हैं, अगर आधार और आपके पास लंब है तो आप कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज बनाया है आपका, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, ये बी है, ये पी है, ये आपका ओ है, और ये मान लीजिए आर है, ये है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग आर स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार कितना है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पर है, कितना है यहाँ पर लंब आर, और आधार कितना ए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ण। तो यहाँ पर हमने कर्ण निकाल दिया, बी पी का मान कितना निकाल दिया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मान आ गया, यहाँ पर बी पी का मान रख देंगे। अब आपको मालूम है जब भी अंडर रूट साइन होता है और उसके बाहर स्क्वायर होता है, मान लीजिए ये √5 है, √5 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ से रूट भी हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, कितना आ जाएगा 5। तो ठीक है, यहाँ पर स्थिति ये भी यही स्थिति है, यहाँ पर स्क्वायर है और उसके अंदर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट साइन भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी वही आ जाएगा। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, P पर, किसके कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई। और E1 की डायरेक्शन देखो कहाँ से कहाँ की ओर है, इस E1 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है, ये दिखा रखी है हमने। E1 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है, B से P की ओर है, B P की ओर है। ये हमने B से P की ओर यहाँ पर डायरेक्शन भी शो कर दी, B से P की ओर है। ठीक है, अब दूसरा, ये तो प्लस Q आवेश के कारण निकला, अब माइनस Q आवेश के कारण। इस माइनस Q के कारण बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन B से P की ओर क्यों हुई, पहले अभी यहाँ पर ये धनावेश के कारण, जो ये धनावेश है आपको मालूम है, धनावेश में हमेशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है बाहर की ओर, इस तरह से होती है। इसीलिए यहाँ पर जो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आई, ये कहाँ से कहाँ की ओर आई, धनावेश प्लस Q से P की ओर, यानी B से P की ओर इसलिए आई, ये बाहर की ओर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि P इस प्लस Q के कारण कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपने, P पर निकालना है। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, B से P की ओर, बाहर की ओर हुई। ठीक है, अब दूसरा है इस माइनस Q के कारण, इस माइनस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा E2 बराबर, ये E2 लिया हमने। अब E2 की डायरेक्शन देखो किस ओर है, माइनस Q आवेश के कारण। आपको मालूम है माइनस Q जब आवेश होता है या कोई ऋणात्मक आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उसी ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस Q है तो उसी की ओर, ये E2 की डायरेक्शन उसी की ओर है, ये हमने लाल चिन्ह से दिखा रखा है। P से A की ओर दिखा रखी डायरेक्शन, माइनस Q आवेश की ओर दिखा रखी, इसलिए दिखा रखी क्योंकि ऋण आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है उसी ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर है। तो यहाँ पर कितना आपका आया, इस माइनस Q के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र हो रहा है, E2 हो रहा है। इस E2 का मान कितना होगा, देखो 1/4πε0, और इस P से A तक की दूरी कितनी हो गई, AP²। ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, AP²। ठीक है, अब इस AP² का मान निकालेंगे। अब देखो ये इस साइड में भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, PAO जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है,
और यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो जितना मान ये इस साइड में आया ठीक वही मान यहाँ पर भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये आर है और इस साइड ए है। जैसे यहाँ पर आर ए था वैसे यहाँ पर आर ए है। यहाँ पर था ये आर था, ये ए था, यहाँ पर ये आर था, ए था, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। ठीक ऐसे ही यहाँ पर इस त्रिभुज वाले में, इस वाले त्रिभुज में, जो इस साइड का त्रिभुज है, इस साइड के त्रिभुज में ये कितना है, यहाँ पर ये ए है, ये कितना है, ओ है, और ये कितना है, पी है, ये आर है और ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक वही मान हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। किसका मान, ए पी का स्क्वायर, ए पी का मान, जो बी पी का मान है वही सेम आ रहा है। तो इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना मान आ गया, ये ए पी का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी मान वही है। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्ट मान रख दिया, ये अंडर रूट रखेंगे और फिर वही अंडर रूट स्क्वायर होंगे दोनों, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया मान। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो देखो माइनस क्यू आवे से, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर है, P से A की ओर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया P से A की ओर क्या है, डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन होगी E2 की, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो डायरेक्शन ऋणावेश की ओर ही होगी, तो P से A की ओर होगी। जबकि ये धनावेश था, यहाँ पर B पर क्या था, धनावेश, इसलिए बाहर की ओर थी। यहाँ पर डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन ऐसी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं E1 और E2 के मान समीकरण नंबर 1 और 2 से सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में है, और वही मान किस में, समीकरण नंबर 2 में है। केवल किस में फर्क है, दिशा में फर्क है। E1 की डायरेक्शन ये है, जबकि E2 की डायरेक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है, ये E1 है, ये E1 की डायरेक्शन है, और ये E2 है, E2 की डायरेक्शन ये नीचे की ओर है। अब इतना चित्र जो है, ये वाला चित्र जो ये जिसमें ये E1, E2 और E और P बिंदु और थीटा है, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। इस P बिंदु को मैंने यहाँ पर बना दिया। ये E1 की डायरेक्शन ऐसी है, ये E1 की डायरेक्शन मैंने इस तरह से दिखा दी। ये E2 की डायरेक्शन नीचे को है, तो ये E2 की डायरेक्शन मैंने नीचे को दिखा दी। ये E इधर को है, सीधे P से E की ओर है, ये तो P से E की ओर दिखा दिया, और ये थीटा कोण है, यहाँ पर ये थीटा कोण दिखा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या किया हमने, क्योंकि जो ये E1 है, ये E1 है और E2 है, इसको मैं अब यहाँ पर बना दे रहा हूँ, अलग से मैंने चित्र बना दिया है। तो ये जो E1 और E2 हैं, अब ये क्या है, इनके परिमाण समान है। समीकरण नंबर 1 और 2 में देख रहे हैं आप, परिमाण समान है, किंतु दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो अब इनको जोड़ना है हमें, तो परिणामी निकालना है, E का मान निकालना है कि E का मान कितना होगा। तो कल तो हमने देखा था कि E2 को हमने E1 की डायरेक्शन में कर दिया था डायरेक्ट, तो हमने उसकी डायरेक्शन में करके उनको जोड़ दिया था। किंतु यहाँ पर थोड़ी स्थिति अलग है, यहाँ पर कोण भी बना रहा है। E1 और E2 आपके कोण बना रहे हैं, कोण के साथ हैं, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो E1 वैद्युत क्षेत्र और E2 वैद्युत क्षेत्र है, इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक यानी समांतर घटक और जो इसके लंबवत घटक है, क्षैतिज घटक हमने आपको बता रखे, उसमें वियोजित करना पड़ेगा। E1 वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर राशि होती है, और E2 भी एक वेक्टर राशि है, वैद्युत क्षेत्र है, वेक्टर राशि है। तो इनको पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, इसके क्षैतिज और लंबवत घटक में। आपको मालूम है, अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर है A, ये कोई वेक्टर है A, तो इसको हम इस x अक्ष और y अक्ष पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये है आपके पास, यहाँ पर एक ये एक्सिस सिस्टम है आपके पास, ये हमने 11th में भी बताया था आपको, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पर ये A वेक्टर है। तो इस A वेक्टर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो इधर का साइड का क्या हो जाएगा, A cos थीटा, क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा, और जो ये इस साइड का है, इस साइड का जो ये घटक है, ये कितना हो जाएगा, A sin थीटा। ये हमने आपको 11th में बताया था वेक्टर में। अगर कोई वेक्टर राशि A है और ये जो क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है, क्षैतिज x अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो उस साइड जिस साइड वो थीटा कोण बनता है, उधर A cos थीटा वेक्टर होता है, उसको क्षैतिज घटक कहते हैं, और उसके ठीक लंबवत जो होता है वो क्या होता है, A sin थीटा। तो ठीक यहाँ पर देखो ये E वेक्टर है, E1 वेक्टर जैसे A वेक्टर था। तो अब देखिए इस साइड पे थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है, तो जो ये थीटा कोण होगा इस साइड में कौन सा वेक्टर होगा, E1 का, जिधर थीटा होगा E1 cos थीटा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, और इस साइड में इसके ठीक लंबवत कौन हो जाएगा, E sin थीटा हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा ये E1 के लिए हो गया। इसी तरह से E2 वेक्टर है। अब देखो इस E2 वेक्टर है, अब ये देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर थीटा कोण कैसा है, यहाँ पर हमने ये थीटा कोण माना था, ये वाला, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, संगत कोण है,
ये थीटा कोण लिया ना हमने, इसका कारण आप यहाँ पर थीटा क्यों लिया हमने कि यहाँ पर जो ये कोण है जो यहाँ पर बन रहा है कोण, जहाँ पर ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर ये कितना अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर थीटा, तो ये भी थीटा कोण होगा पी बिंदु पर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये थीटा लिया, इस थीटा को हमने इसलिए यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये E1 के हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। इसी तरह से ये E2 जो वेक्टर है, जो वैद्युत क्षेत्र है, उसको भी हम क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। तो देखो इसका ये थीटा है, तो अब देखो इसका जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, E2 cos थीटा इधर होगा और ये E2 sin थीटा लंबवत घटक होगा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये कोण थीटा कैसे आया है, इसके लिए ये वाला कोण थीटा होना चाहिए ना, ये वाला नीचे वाला कोण थीटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला देखो यहाँ पर ये एकांतर कोण बन रहा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, यहाँ पर ये थीटा बना, तो ये कोण, ये वाला कोण जो है जो ए पर बन रहा है और जो ये नीचे ये पी पर बन रहा है, यहाँ पर भी ये थीटा होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण के कारण, तो इसीलिए यहाँ पर ये थीटा कोण है। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये थीटा ही कोण बनेगा यहाँ पर एकांतर कोण के कारण। तो जब ये थीटा होगा तो थीटा कोण की साइड में ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, लंबवत घटक E2 sin थीटा। तो इस प्रकार से आपने देखो यहाँ पर E1 और E2 हमने दो घटकों में विभाजित कर दिए। अब यहाँ पर देखो जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, देखो दोनों के बाद में sin थीटा लगा है, और E1 और E2 के मान समीकरण नंबर 1 और 2 से बराबर है। तो इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, दोनों मान में बराबर है। भाई sin थीटा है, दोनों के आगे लगा हुआ, और E1 का मान भी उतना ही है और E2 का मान भी वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो E1 है, ये E1 और E2 मान में क्या बराबर है, परिमाण में बराबर है। और दिशाएं देखो दोनों की एक दूसरे के विपरीत हैं, एक की दिशा ऊपर की ओर है, एक की दिशा नीचे की ओर है, दोनों बराबर और दिशाएं विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका मान क्या हो जाएगा, शून्य। अगर इनको जोड़ेंगे हम दोनों को तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य। तो अब E1 और E2 पर किसका प्रभाव होगा, केवल अब इन दो का होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये तो कैंसिल हो गए। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर थे और विपरीत थे, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जो टोटल E का जो मान होगा, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, केवल किसके कारण होगी, बिंदु P पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 का जो क्षैतिज घटक है और E2 का जो क्षैतिज घटक है। तो आगे हम इस, तो चलिए देखते हैं इसको आगे कैसे हम हल करेंगे। अब आगे इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें आप मैंने ये लिख दिया है, E1 व E2 परिमाण में समान है किंतु इनकी दिशाएं विपरीत हैं। आपने अभी देखा कि ये बिंदु P था यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये बिंदु P, ये E1 की डायरेक्शन थी और ये E2 की डायरेक्शन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस E1 और E2 का क्या निकालना, परिणामी निकालना है, E निकालना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस E1 और E2 के ये परिमाण समान थे समीकरण नंबर 1 और 2 से, और इनकी दिशाएं क्या थी, एक दूसरे से भिन्न थी। तो इसको हमने E1 और E2 को क्या किया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित किया, E1 और E2 को। तो उसमें क्या हो गया, जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा था, नंबर 1, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के परिमाण समान थे और दिशाएं विपरीत थी, एक ऊपर की ओर था और एक ये बिंदु P पर नीचे की ओर था। अभी आपने देखा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 0 हो जाएगा इनका मान। अब जो इस डायरेक्शन में थे, बिंदु P से इस डायरेक्शन में थे दोनों, आपने अभी पीछे चित्र में देखा कि E1 cos थीटा, E1 ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसी डायरेक्शन में थे। तो ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएंगे, अब एक ही दिशा में है। तो अब परिणामी तीव्रता इन दोनों के कारण होगी। बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो गई, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 cos थीटा। अब E का मान रख देंगे, E1 का मान अभी आपने पीछे देखा कितना लिखा था समीकरण नंबर 1 में, आप पीछे देख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह से E2 का मान भी यही था, सेम था E2 का मान भी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं आप कितने हो गए, ये कितने मान हो गए, 2 हो गए, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, E बराबर 2 और ये आ जाएगा 2 1/4πε0 K और ये Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये आ गया आपका cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब इतना मान तो ये हमारे पास कांस्टेंट है,
किंतु जो कॉस थीटा है उस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले उस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो पिछले चित्र में चलते हैं। फिर इस कॉस थीटा का मान निकालना है हमने। कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे। कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज है, पी ओ और बी हमने त्रिभुज लिया। यहाँ पर ये कोण कौन सा है, थीटा कोण है। तो अब देखो हमने क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। आधार कितना है इसका, ओ बी, और ओ बी का मान कितना है यहाँ ए, और ये ओपी का मान कितना है, आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये सॉरी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये आर है, ये ए है, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है ओ बी बटा बी पी, आधार बटा कर्ण होता है। तो ए बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस मान को हम रख देंगे। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है ए, और कर्ण कितना है आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मान आप रख देंगे कॉस थीटा का। तो यहाँ हमने रख दिया। ये आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉस थीटा बराबर त्रिभुज जो पी ओ बी हमने अभी बनाया था, अभी देखा हमने, ओ बी बटा पी बी, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा कितना, ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट साइन को हम क्या लिख सकते हैं, उस पूरे की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो ए बटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरे की घात 1/2। अब इस cos थीटा का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो ई का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, और ए मान रख दिया हमने cos थीटा का। cos थीटा का मान यहाँ पर रख दिया। तो कितना है, cos थीटा का मान ये यहाँ पर हमें मिला है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरे की घात 1/2। तो कितना हो जाएगा अगले स्टेप में, ई बराबर, अब जो ये 2 है, इस 2 का गुणा हम ए से कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है Q इंटू 2A कितना होता है, P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इस 2 को किसके साथ रख देंगे, इस A के साथ रख देंगे, क्यों हमें यहाँ पर A मिल गया। तो ये आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q इंटू 2A हो गया, और बटा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 है। तो कितनी घातें हो गई, 2 घात, ए घात प्लस 1/2 घात बराबर कितना आएगा, पूरे का 3/2। अगर जोड़ेंगे दोनों घातों को 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये दोनों घातों को जोड़ा तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे की घात कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब ये ऊपर जो है मान Q इंटू 2A क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A होता है। तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, P। तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन, और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पूरे की घात 3/2। अब इसी मान को मैं आगे लिख देता हूं, जो ये लास्ट में मान मैंने लिखा है, ये मैंने यहाँ पर मान लिख दिया लास्ट में जो था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरी की घात 3/2। तो यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर यह वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इतना आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरी की घात 3/2। अब हमने आपको कहा था, पिछले उसमें भी देखा था, इसमें फिर से देख लीजिए कि जो ये आर दूरी है बहुत ज़्यादा होती है, जो ये दूरी है, ये ओ से पी तक की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, इस 2A या A की तुलना में। जो ये दो द्विध्रुवों के बीच की दूरी है, द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी है, -Q और +Q आवेश के बीच की दूरी जो 2A है, या हम A जो दूरी है उसकी तुलना में ये कैपिटल जो ये आर दूरी है, ओ से पी तक द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर निकालें वहां तक की दूरी बहुत ज्यादा होती। आर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बहुत कम है 100 सेंटीमीटर की तुलना में। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लेना है, क्योंकि ए का मान बहुत कम है आर से, तो ए स्क्वायर का मान भी बहुत कम होगा आर से। तो यहाँ पर ए को हम नगण्य मान सकते हैं, तो ए की जगह हम 0 रख देंगे। ए बराबर ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब इस ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, 0, बहुत छोटा मान है, पूरी घात 3/2। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P, और बटा हो जाएगा आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 हटा देंगे, आर स्क्वायर और पूरे की घात 3/2। 2 घात से 2 घात कट जाएगा, तो कितना बच गया, आर की घात 3। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब।
ये दोनों मान जो हैं समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, यही आपको निकालना होता है परीक्षा में। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहां पर आप देखो जो ये E है इसको हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार लिखा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और P अपॉन R क्यूब, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी यहां पर ध्यान देना है आपने कि यहां पर जो डायरेक्शन होगी E की वो कहाँ होगी, देखो चित्र में देखो कहाँ है डायरेक्शन, E की डायरेक्शन है वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव ये है आपका AB है, इसके समानांतर है। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव इसके ठीक समानांतर ऐसा है और यहां से इधर की ओर है, पर है किसके समानांतर, वैद्युत द्विध्रुव के समानांतर होती है। तो यहां पर ध्यान देना है आपने कि जो वैद्युत द्विध्रुव की यहां पर डायरेक्शन होगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो किसके समानांतर होती है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समानांतर होती है और धनावेश प्लस Q से ऋणावेश Q की ओर होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समानांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। अब धनावेश से ऋणावेश की ओर कैसी हुई, यहाँ पर देखो धनावेश ये है और ऋणावेश ये है, तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर है, देखो P से E की ओर है, तो कहां से कहां की ओर है, इसके समानांतर तो है पर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है निरक्षीय स्थिति में, जबकि अक्षीय स्थिति में कहां से होती है, -Q से +Q की ओर होती है, यानी किसकी डायरेक्शन में होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में होती है। तो ये यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है, ये लास्ट में हमने लिखा है इस पॉइंट को। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।